हेलो एवरीवन, आज के इस डिटेल्ड और सिलेबस ड्रिवन एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और आज के 14 सबसे क्रूशल न्यूज़ आइटम्स को डिकोड करते हैं। आज का दिन काफ़ी हैपनिंग रहा है, इसलिए फोकस बनाए रखिएगा। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखिए, आज की इस अफरा तफरी भरी खबरों को हमने इन अलग अलग जनरल स्टडीज कैटेगरीज में बांट दिया है। इकोनॉमी, पॉलिटी, सिक्योरिटी, फिर मेंस के कनेक्शंस और लास्ट में एक रैपिड रिवीजन। इससे चीज़ें आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी और एनवायरनमेंट की, जो सीधा हमारे जीएस पेपर 1 और 3 को हिट करते हैं। अब देखिए, हाल ही में पेट्रोल और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। इसका मैक्रो पिक्चर पर क्या असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है, ओएमसी यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को थोड़ा रेवेन्यू बूस्ट मिलेगा। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देखिए, अप्रैल में हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 14% उछलकर $43.6 बिलियन हो गया है। इसका सीधा मतलब है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट 30% तक गिर गया है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन यूपीएससी के नज़रिए से हमें इन करंट इवेंट्स को स्टैटिक कॉन्सेप्ट से लिंक करना आना चाहिए। याद रखिए, 2017 से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां डायनेमिक प्राइसिंग इस्तेमाल करती हैं। सरकार सीधे कीमतें तय नहीं करती। दूसरी बात, जब हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं ना, तो उसमें सिर्फ गुड्स या माल का हिसाब होता है, सर्विसेज का नहीं। और एक और कॉमन कंफ्यूजन दूर कर दूं, पेट्रोल की रिटेल प्राइस बढ़ने का विंडफॉल टैक्स से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। विंडफॉल टैक्स घरेलू कच्चे तेल उत्पादकों पर लगता है। ये छोटी छोटी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब जरा ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को देखते हैं। इस सिंपल से फ्लोचार्ट को ध्यान से देखिए। पैसिफिक ओशन में एनसो साइकिल की वार्मिंग से क्या चेन रिएक्शन बन रहा है? आईएमडी ने बिलो नॉर्मल बारिश की भविष्यवाणी की है। अब भले ही मानसून केरल में 26 मई को अर्ली दस्तक दे रहा है, लेकिन कुल बारिश कम होने के ही चांसेस हैं, जिसका हमारी आगामी खरीफ फसलों पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये पूरा कॉज एंड इफेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, प्रीलिम्स के लिए एक क्विक रिमाइंडर, हमारे साउथ वेस्ट मानसून का लॉन्ग पीरियड एवरेज या एलपीए एग्जैक्टली 88 सेंटीमीटर होता है। और एक बहुत ही कॉमन प्रीलिम्स ट्रैप जहां अक्सर लोग फंसते हैं, आईएमडी यानी मौसम विज्ञान विभाग का हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं बल्कि पुणे में है। दिल्ली में सिर्फ उनका नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर है, तो इस ट्रैप में मत फंसिएगा। जीएस3 को रैप अप करते हुए 2 और बड़े अपडेट्स हैं। पहला, हमारा स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA प्रोजेक्ट। इसे एडीए डिज़ाइन कर रहा है और HAL बनाएगा। ये तेजस जैसे 4th जनरेशन जेट से एक बहुत बड़ा जंप है। और दूसरा, एनवायरनमेंट सेक्शन से काजीरंगा में पहली बार किसी गैंजीज सॉफ्ट शेल कछुए को सैटेलाइट टैग किया गया है। क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, तो लीगली इसे एक बाघ के बराबर प्रोटेक्शन मिली हुई है। क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? ओके, अब शिफ्ट करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे, यानी सीधा जीएस पेपर 2। देखते हैं कि ये लेटेस्ट इवेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट से कैसे जुड़ते हैं। आपने नीट यूजी पेपर लीक के बारे में तो सुना ही होगा। गवर्नेंस का ये एक बहुत ही सॉलिड केस स्टडी है। यहाँ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का एक तरह से टेस्ट हो रहा है। अब फैक्ट चेक, एनटीए कोई वैधानिक या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ऑलराइट? ये 1860 एक्ट के अंडर बस एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। और नीट परीक्षा का जो बेसिक ढांचा है ना, वो एनएमसी एक्ट 2019 से आता है। इसीलिए अब धांधली रोकने के लिए इस एग्जाम को पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बनाने की बात चल रही है। नेक्स्ट, जुडिशरी से 2 ऐसे फैसले आए हैं जिनका एकदम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बनता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो भोजशाला वर्डिक्ट है, वो MASR एक्ट और ASI सर्वे पर बेस्ड है, और इसका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के एग्जेम्पशन से सीधा कनेक्शन है। दूसरी तरफ वाराणसी बोट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो बेल डिसीजन है, उसने नए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 के सेक्शंस 196 और 299 के एप्लीकेशन को बिल्कुल हाईलाइट कर दिया है, जिसमें वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 भी शामिल था। इसके अलावा पॉलिटी में आपको मणिपुर में एक्सटेंड की गई कमीशन ऑफ इंक्वायरी पर नजर रखनी होगी। एक चीज याद रखिएगा, 1952 एक्ट के अंडर इन कमीशंस का नेचर सिर्फ एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नहीं। फिर इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी न्यूज में है। अब प्रीलिम्स का एक स्टैंडर्ड सवाल, इलेक्टोरल रोल्स या वोटर लिस्ट RPN 1950 के अंडर बनते हैं या RPN 1951 के? एग्जैक्ट आंसर है 1950। वहीं चुनाव की पूरी प्रक्रिया 1951 के अंडर आती है। और एंड में केरल की UDF और LDF पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और सोशल डायनामिक्स का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। चलिए अब अपना फोकस सिक्योरिटी और ग्लोबल रिलेशंस पर डालते हैं।
दुनिया भर की ये जो कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ी हुई चुनौतियां हैं ना, ये हमारी एक बड़ी टेस्ट लेने वाली हैं। ग्लोबल स्टेज पर अभी 3 बहुत बड़े शिफ्ट्स हो रहे हैं। पहला, बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग का समिट। वहां रेयर अर्थ्स और ताइवान को लेकर एक इनफॉर्मल G2 डायनामिक बन रहा है जो काफी दिलचस्प है। दूसरा, इंडिया और यूएई के बीच नए डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पैक्ट साइन हुए हैं। और तीसरा, हमारे पड़ोसी श्रीलंका में सिविल वॉर खत्म हुए 17 साल हो गए हैं, लेकिन 13वां संशोधन और तमिलों के जमीन से जुड़े मुद्दे आज भी वैसे ही अनसुलझे हैं। ये सब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। अब एनर्जी सिक्योरिटी के इस डेटा को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखकर देखिए। 39 मिलियन बैरल। यूएई के साथ नए एग्रीमेंट्स के बावजूद हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी एसपीआर की टोटल कैपेसिटी मुश्किल से 5.33 मिलियन मीट्रिक टन ही है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? अगर कोई बड़ी क्राइसिस आती है तो हमारे पास सिर्फ 10 से 12 दिन का ऑयल इंपोर्ट ही बचेगा, जबकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कम से कम 90 दिनों का रिजर्व मेंटेन करने की सलाह देती है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में हम काफी वल्नरेबल हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो होम मिनिस्टर ने हाल ही में नार्को टेररिज्म से निपटने का एक बहुत ही क्लियर रोड मैप दिया है। इस फ्लो को समझिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान वाला जो गोल्डन क्रीसेंट है ना, वहां से आने वाली तस्करी सबसे बड़ा सिरदर्द है। इसे काउंटर करने के लिए ग्राउंड लेवल पर एनडीपीएस एक्ट 1985 और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काम कर रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पर एफएटीएफ फ्रेमवर्क का यूज करके हम इसकी टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक कर रहे हैं। ओके, अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं। इन सब चीजों को मेंस के सिलेबस से कैसे लिंक करना है, ये माइक्रो एनालिसिस बहुत जरूरी है। आज के इस पूरे एक्सप्लेनर से आपके लिए 2 बहुत ही हाई यील्ड मेंस क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। पहला, नार्को टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी के बीच के लिंक्स को डिस्कस करना, जिसमें आपको एनडीपीएस एक्ट का हवाला देना ही होगा। और दूसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन में चल रही रुकावटों के बीच इंडिया के एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट का एनालिसिस करना। मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि आप तुरंत इन दोनों टॉपिक्स का एक रफ स्ट्रक्चर तैयार कर लें। तो फाइनली चलिए अपने दिमाग को एक बार फास्ट फॉरवर्ड मोड में डालते हैं ताकि सारे फैक्ट्स अच्छे से याद रहें। लेट्स डू अ रैपिड फायर रिवीजन। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये बेसिकली आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। हमने आज के सभी 14 डायनामिक न्यूज आइटम्स को सीधे उनके स्टैटिक यूपीएससी सिलेबस फाउंडेशन के साथ कनेक्ट कर दिया है। जैसे पेट्रोल को डायनामिक प्राइसिंग से मैप किया है, नीट विवाद को एनएमसी एक्ट और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन से, और ट्रंप शी समिट को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट से लिंक किया है। ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स में जब ऑप्शंस एलिमिनेट करने की बारी आएगी ना, तब यही सॉलिड मैपिंग सबसे ज्यादा काम आएगी। चलिए इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ रैप अप करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अक्यूमेन या प्रशासनिक कुशाग्रता का असली टेस्ट सिर्फ नए फैक्ट्स रटने में नहीं है, बल्कि आज की इस न्यूज़ की अफरा तफरी को हमारे अटल संवैधानिक फाउंडेशन के साथ जोड़ने में है। तो जरा सोचिएगा, क्या आप रोजमर्रा की खबरों में उलझकर अपने सिलेबस की बेसिक नींव को तो नहीं भूल रहे? बस इसी सवाल पर विचार कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ, जिसमें डिटेल्ड नोट्स और प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज भी शामिल हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं।